नमस्कार। हम व्योमवेद आपका संहिता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए हमारी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर गहराई से उतरने वाले हैं वो है दोष वृद्धि विज्ञान। मतलब जब शरीर में वात, पित्त और कफ अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं तो किस तरह की अव्यवस्था पैदा करते हैं। हमारे सामने दो प्रमुख ग्रंथ हैं, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान 11 और सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान 15। हमारा लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को रटना नहीं है, बल्कि दोनों आचार्यों के दृष्टिकोण में जो बारीकियां हैं, जो शब्दों का खेल है, उसे सुलझाना है, ताकि परीक्षा में कोई भी दुविधा ना रहे। बिल्कुल। और हमारी संहिता ट्रिक का जो सिद्धांत है वो हमेशा याद रखना है। क्षय का अर्थ है कमजोरी, मतलब वीकनेस, और वृद्धि का अर्थ है अव्यवस्था, यानी केओस। तो आज हम इसी अव्यवस्था का, इसी केओस का नक्शा बनाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये पहली स्लाइड इसी विचार को दर्शा रही है। यह शरीर की वो तस्वीर है जहां मान लीजिए वात की आंधी, पित्त की आग और कफ की बाढ़ ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया है। तो चलिए इस अव्यवस्था की पहले परत को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं वात से। तो चलिए वात वृद्धि के कर्मों से ही शुरू करते हैं। अष्टांग हृदय का श्लोक है वृद्धस्तु कुरुते अनिला 15। इस एक ही पंक्ति में वात के कई प्रभाव छुपे हैं, मतलब शरीर में कृशता या दुबलापन। हाँ, वात का जो रूक्ष और लघु गुण है वो शरीर की धातुओं का शोषण करता है, जिससे शरीर सूखने लगता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह स्थूलता का ठीक उल्टा है, जो कि कफ का कर्म है। यहीं से वात और कफ का जो बुनियादी विरोध है वो दिखता है। बिल्कुल। अगला शब्द है कार्येष्ण। ये भी क से है, पर इसका मतलब है शरीर का कृष्ण वर्ण या सांवला हो जाना। जब शरीर में रूखापन बढ़ता है तो त्वचा की जो प्राकृतिक चमक है, रंगत है, वो चली जाती है और वो काली पड़ने लगती है। फिर आता है उष्ण का मत्व। अच्छा, ये बहुत तार्किक है। वात का स्वाभाविक गुण शीत है, तो जब शरीर में ये शीतलता बढ़ती है तो शरीर संतुलन बनाने के लिए उष्ण यानी गर्म चीजों की इच्छा करता है। ये शरीर की अपनी ही बुद्धिमत्ता है जो कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सही कहा। इसके बाद है कंप, यानी शरीर में विशेषकर हाथ पैरों में कंपन होना। वात चल गुण का प्रतीक है, और जब ये अनियंत्रित हो जाता है तो शरीर में स्थिरता खत्म हो जाती है और कंपन शुरू हो जाता है। हाँ। फिर है अनाह, जिसमें पेट में भारीपन और एक तरह का बंधा हुआ सा महसूस होता है। और अंत में है शक्रुद्ग्रह, मतलब मल का अवरोध, जिसे हम सीधी भाषा में कब्ज कहते हैं। वात की रुक्षता आंतों की तरल को सुखा देती है, जिससे मल आगे नहीं बढ़ पाता। इन सभी लक्षणों को एक साथ याद रखने के लिए अगली स्लाइड पर बने इस सूखे हुए पेड़, मतलब विदर ट्री के चित्र को देखिए। ये एक बेहतरीन विजुअल है। जिस तरह सूखी तेज हवा एक पेड़ को रूखा, काला और कमजोर बना देती है, उसकी पत्तियां कांपने लगती हैं, ठीक वैसे ही बड़ा हुआ वात हमारे शरीर को कृष्ण और कंपायमान कर देता है। और हमारी मेमोरी ट्रिक भी इसी से जुड़ी है। हाँ, ये कहानी की तरह है। बिल्कुल। सोचिए, एक कृष्ण मतलब काला और कृष मतलब पतला व्यक्ति कंप कर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि उसे शक्रुद्ग्रह है, कब्ज है, और वो उष्ण का मात्व की इच्छा से हीटर के पास बैठा है। ये तस्वीर वाकई सब कुछ साफ कर देती है, लेकिन वात का प्रभाव सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। श्लोक का अगला भाग है बल निद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। यहाँ वात के और भी गहरे प्रभावों की बात हो रही है। पहला है बलभ्रंश। ध्यान दीजिए, यहाँ हानि या कमी नहीं, भ्रंश शब्द का प्रयोग है, मतलब बल का पूरी तरह से नाश हो जाना। ये एक बहुत ही, मेरा मतलब एक गंभीर स्थिति है जहाँ शरीर की सारी ऊर्जा मानो खींच ली गई हो। बिल्कुल। फिर है निद्रा भ्रंश, यानी नींद का पूरी तरह से चले जाना, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं। वात की चंचलता मन को इतना अस्थिर कर देती है कि नींद आ ही नहीं पाती। और ये अगला लक्षण तो सबसे महत्वपूर्ण है, इंद्रिय भ्रंश। प्राकृत अवस्था में वात ही इंद्रियों को उनके विषयों से जोड़ता है, लेकिन जब वात बढ़ जाता है तो ये संपर्क ही टूट जाता है। इंद्रियों की देखने, सुनने, सूंघने की शक्ति का पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो ये सिर्फ इंद्रियों की कमजोरी नहीं है, ये एक तरह का सेंसरी शटडाउन है। सही शब्द है। इसके बाद है प्रलाप, यानी बिना सिर पैर की व्यर्थ की बातें करना। मन की स्थिरता भंग होने का ये एक और लक्षण है। फिर भ्रम, यानी चक्कर आना, अस्थिरता का एक और शारीरिक प्रदर्शन। और अंत में दीनता,
शरीर और मन में एक ऐसी म्लानता या दयनीयता का भाव जहां व्यक्ति पूरी तरह से हताश महसूस करता है। इस मानसिक और संवेदी बिखराव को समझने के लिए अगली स्लाइड का विजुअल है द डिस्कनेक्टेड सर्किट। कल्पना कीजिए एक कठपुतली की जिसके सारे तार काट दिए गए हों। उसका अपने अंगों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, वो बस एक बेजान ढेर बन जाती है। वात वृद्धि भी ठीक यही करती है। यह मन, शरीर और इंद्रियों के बीच के सर्किट को तोड़ देती है। और यहाँ एक क्रिटिकल नोट है जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अष्टांग हृदय बल, निद्रा और इंद्रिय इन तीनों के लिए भ्रंश शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है पूरी तरह से नाश या टोटल लॉस। यह शब्द हमें आगे पित्त से तुलना करने में मदद करेगा। तो वाग्भट का दृष्टिकोण वात को एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाता है जो सिस्टम को पूरी तरह से सुखाकर बंद कर देती है। हाँ, अब देखते हैं कि यह आचार्य सुश्रुत इसमें क्या नया आयाम जोड़ते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। सुश्रुत संहिता सूत्र 15 का श्लोक है, वात वृद्धो वाक्पारुष्यम निद्रानाशो अल्पबलत्वम गात्रस्फुरणम। सुश्रुत कुछ बहुत ही विशेष लक्षण बताते हैं। सबसे पहले वाक्पारुष्य यानी वाणी में कर्कशता या रूखापन आ जाना। यह सुश्रुत का विशेष लक्षण है जो वात के रूक्ष गुण को सीधे आवाज पर दिखाता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक लक्षण है। हम अक्सर देखते हैं कि डिहाइड्रेशन या चिंता में आवाज बैठ जाती है। ये वही स्थिति है। बिल्कुल। फिर सुश्रुत कहते हैं निद्रानाश यानी नींद का नाश होना। ध्यान दें, वाग्भट ने निद्रा भ्रंश कहा था, जबकि सुश्रुत निद्रा नाश कहते हैं। अर्थ लगभग समान है, पर शब्द का चुनाव अलग है। इसके बाद है गात्र स्फुरण यानी शरीर के अंगों में फड़कन या ट्विचिंग होना, जो वात की अनियंत्रित गति का एक और उदाहरण है। और अंत में गाढ़ वर्चस्वम, जिसका अर्थ है मल का कठोर हो जाना, जो वाग्भट के शक्रुद ग्रह से काफी मिलता जुलता है। इन विशेष लक्षणों को याद रखने के लिए अगली स्लाइड देखिए, जहां एक टूटी हुई बांसुरी और एक रेत घड़ी है। टूटी बांसुरी वाक पारुष्य यानी खराब कर्कश आवाज का प्रतीक है, और खाली होती रेत घड़ी निद्रानाश यानी नींद के खत्म होने का। यहाँ 2 मेमोरी ट्रिक्स हैं। पहली वी ट्रिक, वात वृद्धि से वाक पारुष्य, ये सुश्रुत का सिग्नेचर लक्षण है। और दूसरी द स्लीप स्केल, इसे पूरी चर्चा के लिए याद रखें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वात में निद्रानाश नो स्लीप, पित्त में अल्प निद्रा लिटिल स्लीप, और कफ में अति निद्रा एक्सेस स्लीप। ये स्केल तीनों दोषों को समझने की कुंजी है। बहुत उपयोगी। तो हमने देखा कि वात का प्रभाव सिस्टम को सुखाकर, अस्थिर करके पूरी तरह से बंद कर देने जैसा है। लेकिन तब क्या होता है जब शरीर में सूखापन नहीं बल्कि आग बढ़ जाए? पित्त की बढ़ी हुई गर्मी शरीर को कैसे जलाती है? अब हम पित्त वृद्धि के कर्म देखते हैं। अष्टांग हृदय का श्लोक है, पीत विण मूत्र नेत्र त्वक क्षुत्रिड दाहा हल्प निद्रताहा पित्तम। यहाँ श्लोक की शुरुआत ही पित्त के सबसे बड़े पहचान चिन्ह से होती है। बिल्कुल। पहला लक्षण है पीत विण मूत्र नेत्र त्वक, यानी मल, मूत्र, नेत्र और त्वचा, इन सब का रंग पीला हो जाना। यह पित्त के वर्ण गुण का सीधा प्रभाव है। फिर है क्षुत यानी भूख का बहुत ज्यादा लगना, और त्रिड यानी प्यास का बहुत अधिक लगना। हाँ, पित्त की अग्नि शरीर की धातुओं को तेजी से पचाने लगती है, जिससे लगातार भूख और प्यास लगती है। इसके साथ ही होता है दाह यानी पूरे शरीर में जलन का अनुभव। और अंत में हमारे स्लीप स्केल का दूसरा बिंदु अल्प निद्रता यानी नींद का कमाना। और ये अल्प निद्रता क्यों होती है? मतलब वात की तरह नींद पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो जाती? बहुत अच्छा सवाल है। पित्त की गर्मी और तीक्ष्णता मन को बेचैन और उत्तेजित करती है, जिससे गहरी नींद नहीं आती। लेकिन पित्त में वात की तरह रूखापन नहीं है, बल्कि उसमें स्निग्ध मतलब तैलीय गुण भी है। यही स्निग्ध गुण नींद को पूरी तरह से खत्म होने से रोकता है, बस उसे कम और अशांत कर देता है। बहुत सुंदर व्याख्या। इस विचार को समझने के लिए अगली स्लाइड पर द स्कॉच का विजुअल देखिए। रेगिस्तान में एक प्यासा व्यक्ति। ये पित्त की बढ़ी हुई गर्मी, प्यास और जलन को पूरी तरह से दर्शाता है। मेमोरी ट्रिक बॉक्स में द येलो रूल है। अगर शरीर में कुछ भी पीला हो रहा है तो पहला शक पित्त पर जाना चाहिए। और दूसरा है कंजम्पशन ट्रायो, ज्यादा भूख प्लस ज्यादा प्यास प्लस जलन। ये तीनों मिलकर शरीर की आंतरिक अग्नि के बेकाबू होने का संकेत देते हैं। अब देखते हैं कि सुश्रुत पित्त की इस आग में और क्या क्या देखते हैं। उनका श्लोक है,
शीत कामित्वम अल्पनिद्रा मूर्छा बलहानिरिंद्रिय दौर्बल्यम। सुश्रुत कहते हैं पहला लक्षण है शीत कामित्वम। ये वात के उष्ण कामित्व का ठीक उल्टा है। पित्त के उष्ण गुण के कारण शरीर ठंडी चीजों की इच्छा करता है। सही है। फिर है मूर्छा, यानी गर्मी और तीक्ष्णता के कारण बेहोशी आना। इसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर, बल हानि। याद कीजिए, वात में बल भ्रंश था जिसका मतलब था नाश। यहां बल हानि है, मतलब कमी। पित्त शक्ति को कम करता है लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं करता। यह तुलनात्मक अध्ययन ही इस पूरी चर्चा का सार है। भ्रंश और हानि का अंतर निदान में बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ा अंतर अब आ रहा है, इंद्रिय दौर्बल्य, यानी इंद्रियों की दुर्बलता। वात में इंद्रिय भ्रंश था, यहां इंद्रिय दौर्बल्य है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए अगली स्लाइड का विजुअल है द फेंटिंग हीट। एक व्यक्ति गर्मी से बेहाल है और ठंडे पहाड़ के बारे में सोच रहा है। अब इंद्रिय ट्रैप को समझिए। यह परीक्षा का एक संभावित प्रश्न है। वात अपने रूखे और चल गुण से इंद्रियों और उनके विषयों के बीच के संपर्क को ही तोड़ देता है, इसलिए भ्रंश या टोटल डिस्कनेक्शन। हाँ। वहीं पित्त अपनी गर्मी और अम्ल गुण से शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन और थकावट पैदा करता है। यह इंद्रियों को थका देता है, उन्हें कमजोर बना देता है, लेकिन उनका संपर्क पूरी तरह तोड़ता नहीं है। इसलिए सुश्रुत दौर्बल्य यानी वीकनेस या फटीग शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा अंतर है। बहुत स्पष्ट रूप से समझाया आपने। तो हमने वात का सूखापन और पित्त की आग देख ली। अब कहानी के तीसरे पात्र की ओर बढ़ते हैं, कफ। जब शरीर में भारीपन, शीतलता और नमी की बाढ़ आ जाए तो क्या होता है? अष्टांग हृदय का श्लोक है, श्लेष्माग्नि सदन प्रसेका लस्य गौरवम। जब कफ बढ़ता है तो सबसे पहला हमला अग्नि पर होता है। अग्नि सदन यानी जठराग्नि का मंद पड़ जाना, जिसे हम अपच या डिस्पेप्सिया कहते हैं। कफ के जो जलीय और पृथ्वी तत्व है वो सीधे सीधे अग्नि तत्व को दबा देते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है। एकदम सही है। फिर है प्रसेक, यानी मुंह से अधिक लालास्राव होना। शरीर में अतिरिक्त तरल बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। इसके बाद है आलस्य और गौरवम, यानी शरीर में आलस और भारीपन महसूस होना। ये कफ के गुरु और स्थिर गुण का सीधा परिणाम है। इसे समझने के लिए अगली स्लाइड का विजुअल देखिए। द वेट ब्लैंकेट, एक गीला कंबल जो आग को बुझा रहा है। ये बहुत ही सीधा और प्रभावी रूपक है। पानी मतलब कफ आन यानी अग्नि सदन को बुझाता है। पानी बहता है जो प्रसेक है, और पानी से भरी कोई भी चीज भारी हो जाती है जो गौरव है। इसमें कोई जटिलता नहीं है, यह शुद्ध तर्क है। इसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए अगला विजुअल देखिए, द फ्रोजन माउंटेन। एक व्यक्ति बर्फ की चादर में जमा हुआ सा लेटा है। यह तस्वीर कफ की शीतलता और स्थिरता के प्रभाव को दर्शाती है, जहां शरीर की सारी गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि श्लोक का अगला भाग है श्वेत्य शैत्य श्लथांगत्वम, श्वास कासा अति निद्रता। यहाँ लक्षण है श्वेत यानी शरीर में श्वेत वर्ण या पीलापन आना, जो रक्त संचार के मंद पड़ने का संकेत है। फिर शैत्य यानी शरीर में शीतलता का बढ़ना। श्लथ अंगत्वम यानी अंगों में शिथिलता या ढीलापन आ जाना, मानो मांसपेशियों में कोई जान ही ना बची हो। इसके बाद श्वास कास यानी श्वास और खांसी जैसे रोग जो फेफड़ों में कफ के जमा होने से होते हैं। और अंत में हमारे स्लीप स्केल का अंतिम बिंदु अति निद्रता यानी नींद का बहुत अधिक आना। मन और शरीर इतने भारी और सुस्त हो जाते हैं कि व्यक्ति बस सोते रहना चाहता है। और यहाँ हमारा स्लीप फिनाले पूरा होता है। वात निद्रानाश, पित्त अल्प निद्रा और कफ अति निद्रा। इसके साथ ही कलर कोड भी पूरा होता है। वात कृष्ण ब्लैक, पित्त पीत येलो और कफ श्वेत व्हाइट। यह एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसे याद रखने से कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अंत में देखते हैं कि सुश्रुत कफ की इस जड़ता में क्या विशेष लक्षण जोड़ते हैं। उनका श्लोक है शौक्ल्यम शैत्यम स्थैर्यम संधि विश्लेषश। सुश्रुत के विशेष लक्षण हैं, पहला स्थिर्य यानी शरीर में स्थिरता या जकड़न आना। दूसरा, और ये बहुत ही अनोखा है, संधि विश्लेष यानी संधियों या जोड़ों का ढीला पड़ जाना, डिसलोकेशन। और तीसरा, अवसाद यानी चित्त और देह में ग्लानि या मानसिक भारीपन,
जिसे हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। संधि विश्लेष वाकई में चौंकाने वाला लक्षण है। हम हमेशा सोचते हैं कि कफ जोड़ने का काम करता है। सही कहा। और इसी विरोधाभास को समझने के लिए अगला विजुअल है। अगली स्लाइड पर देखिए डिसलोकेटेड फाउंडेशन। एक मूर्ति का कंधा अपनी जगह से खिसक गया है। यहाँ द जॉइंट पैराडॉक्स को समझना बहुत जरूरी है। वात अपने रूखेपन से जोड़ों के स्नेहक मतलब साइनोवियल फ्लूइड को सुखाकर दर्द और कटकटाहट या क्रेपिटिस पैदा करता है, लेकिन कफ ठीक उल्टा करता है। वो अपनी अतिरिक्त स्निग्धता और भारीपन से जोड़ों के लिगामेंट्स को इतना चिकना, ढीला और अस्थिर बना देता है कि जोड़ अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। अच्छा। तो वात से जोड़ों में घर्षण होता है और कफ से अस्थिरता। ये एक बहुत ही उन्नत नैदानिक बिंदु है। अद्भुत। चलिए इन सभी कंफ्यूजन पॉइंट्स को एक साथ इस अंतिम चीट शीट में दोहराते हैं। ये पूरी चर्चा का सार है। अगर हम वात की बात करें तो मुख्य शब्द हैं निद्रानाश या भ्रंश, इंद्रिय भ्रंश, कंप और कृष्णवर्ण। ये वात के पहचान चिन्ह हैं। हाँ, और पित्त के लिए याद रखें अल्प निद्रता, इंद्रिय दौर्बल्य, बल हानि और पीतवर्ण। यहाँ हानि और दौर्बल्य शब्द महत्वपूर्ण है, भ्रंश नहीं। और अंत में कफ के लिए अति निद्रता, संधि विश्लेष और श्वेतवर्ण, जैसा कि स्लाइड पर लिखा है। अपवादों को याद कर लें, तर्क बाकी सब संभाल लेगा। इन मुख्य अंतरों को पकड़ लेने से परीक्षा में कभी गलती नहीं होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्रेम बनाए रखें। आपके कमेंट्स में फीडबैक हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए ऊर्जा देता है। Thank you for loving our work. Keep practicing these visuals and we will see you in the next lecture on Samhita Tricks YouTube channel.